हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करेंगे 18 जून 2020। तो दैनिक जागरण में 18 जून 2020 में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कौन कौन सी वो न्यूज है जिनका हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, यहां पर उकसाएंगे तो भारत निर्णायक जवाब देगा, मोदी साहब ने कहा है। तो यहां से हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है कि हमने पहले भी देखा था कि ये जो पूरा मामला था वो कहां का था, गलवान वैली में हमने कल ही देखा था कि अगर हम मैप के साथ देखें इसको, मैप के साथ अगर हम इसका बात करें इसका, तो गलवान वैली में क्या हुआ था वहां पर, अगर यहां पर एग्जाम्पल के लिए देखें हम मैप में, तो कहां कहां पर प्रॉब्लम चल रही थी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर लद्दाख वाला जो एरिया था वहां पर ये प्रॉब्लम चल रही थी, और एक सिक्किम वाला एरिया। लद्दाख वाले एरिया में कहां पर, अगर इसका एग्जांपल के लिए देखें तो यहां पर है गलवान वैली। यहां पर रात्रि के समय 15 और 16 की जो रात थी उसमें यहां पर एलएसी के पास कुछ चाइनीज जो सोल्जर थे जो एलएसी पार करके इंडिया की बाउंड्री में आ गए थे, उनके द्वारा जब अटने की वापस पीछे जाने की जो प्रोसेस थी वापस अपनी बाउंड्री में, उसी समय दोनों आर्मीज के बीच में क्या हो गई, झड़प। और उसी में दोनों आर्मी के कुछ लोग मारे गए, इंडिया के लगभग 20 सोल्जर यहां पर शहीद हो गए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो एरिया है ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान के साथ जो लाइन मिलती है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, एंड ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर लद्दाख वाला इलाका, यहां से जाकर लेह तक एक सड़क है, और इसी सड़क को हम बोलते हैं यहां पर दौलत बेग ओल्डी एंड दरबुक सियोक रोड। इसी रोड को बंद करने के लिए चाइना बोलता है कि इस रोड का निर्माण आप बंद करो, जबकि खुद ने यहां से जो उसका सिंजियांग प्रांत है वहां से लेकर यहां तिब्बत तक एक रोड बना दी है, और वो भी किस एरिया में, जो इंडिया का है सियाचिन, अक्साई चीन इलाका, वहां पर। ये इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी देखा था कि सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया का कब्जा है, और इसीलिए चाइना इसलिए भी प्रॉब्लम में है कि यहां पर उसका पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो यहां से हम कभी भी इसको तहस नहस कर सकते हैं, और अक्साई चीन में इस वाले रोड को भी तहस नहस कर सकते हैं, क्योंकि हमको हाइट का लाभ मिला हुआ है, और इसी को लेकर चाइना का कहना है कि ये जो रोड बना रहे हो आप यहां पर, इस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो उसको बंद करो यहां पर। और साथ में अब चाइना ने क्या कहा है कि जो गलवान वैली यहां पर, ये पूरा एरिया मेरा है, इस पूरे एरिया पर अपना दावा बताया है, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए अभी जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इससे पीछे हटने के लिए कई टाइम, सारा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि दावा कर रहा है चाइना गलवान वैली पर। यहां पर देखना, भूटान जो था डोकलाम इश्यू, वो पहले भी हम देखे थे, तो हम इन मैप के द्वारा पहले भी डिस्कशन कर चुके कि यहां पर गलवान वैली है, यहां पर हॉट स्प्रिंग रीजन है, और यहां पर पेंगोंग सो लेक, तो पेंगोंग सो लेक है वहां पर, यहां पर हॉट स्प्रिंग एंड गलवान वैली। यहां पर क्या हो रहा है, एलएसी को पार करके जो चाइनीज सैनिक है वो इंडिया में आ गए हैं, तो इनको लेकर यहां पर क्या है, प्रॉब्लम। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये थोड़ा सा याद रखना, ये क्या है, अक्साई चीन। ये 1962 के वार में इंडिया के द्वारा छीन लिया गया था, तो ये समझना यहां पर अक्साई चीन है, ये कोराकोरम रेंज है, यहां पर ये गलवान वैली, यहां पर हॉट स्प्रिंग रीजन, एंड यहां पर पेंगोंग तसो लेक। यहां पर क्या प्रॉब्लम, जो रात्रि में प्रॉब्लम हुई थी 15 एंड 16 की रात्रि में, वो यहां पर गलवान वैली में हुई थी, और ये हम यहां पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहां पर चाइनीज जो आर्मी है वो अंदर आ गई थी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में ये जो चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना रहा है, चाइना यहां पर ग्वादर पोर्ट जो बनाया, यहां पर एक ग्वादर पोर्ट चाइना ने यहां से पीओके से होते हुए, अब यहां पर चूंकि हमारा यहां पर सियाचिन ग्लेशियर पर हमको हाइट मिली हुई है, हम कभी भी इसको नष्ट कर सकते हैं, चाइना इससे भी टेंशन में है। और एक जो रोड चाइना की इधर से आ रही है, वो रोड भी हमारी हाइट के कारण हम यहां से गोला बारूद अगर डालते हैं तो ये दोनों को नष्ट कर सकते हैं, चाइना की यहां कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो चाइना के जो मंसूबे यहां से भारत, दोनों तरफ से भारत को घेरने का, वो पूरी तरह तहस नहस हो गई। इसलिए भी चाइना चिड़ा हुआ है कि आप रोड का डेवलपमेंट आसपास मत करो, ये चाइना का कहना है। तो ये पूरी बात हमने कल भी की थी, हमने मैप के साथ कल भी डिस्कशन किया था कि इंडिया एंड चाइना को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कहां कहां पर है।
तो यहीं से पूरी, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, सो इंपॉर्टेंट नहीं है आज उतना। अब चलते हैं हम आगे, यहां पर हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 2 पर जो इंपॉर्टेंट है कि निजी लैब, जो प्राइवेट लैब थी पहले पैसे ज्यादा ले रही थी, अब 2400 रुपए में, मीन्स अब आधी वो कर दी है, इसकी जो रेट है वो आधी कर दी गई है। पहले 4500 रुपए लेती थी, अब 2400 रुपए इसको कर दिया गया है। कोरोना की कोई भी जांच करा लेगा दिल्ली में, तो ये क्या है, जांच की जो रुपये है वो कम कर दिए गए हैं, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 पर यहां इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत को सुरक्षा परिषद के लिए आसानी से चुने जाने की उम्मीद, और आज ही न्यूज में आया भी है कि भारत को सुरक्षा परिषद में चुन भी लिया गया है। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारे लिए एक अच्छा न्यूज है। तो यहां समझना क्या होता है, इसमें पूरा पढ़ेंगे, आज पूरा देखेंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा आज कंप्लीट ये क्या है पूरा मामला। देखो इसमें चुनाव कैसे होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखना, भारत को पूरी उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में, तो संयुक्त राष्ट्र में हमने पहले भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद में, उसमें टोटल 15 सदस्य रहते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट। और जो भारत को चुना गया है वो 21-22 के कार्य के लिए में 2 साल के लिए चुना गया है अस्थायी रूप से। और भारत को पहली बार चुना गया था 1950 में, अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया था, और अब 8वीं बार ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है किसको, इंडिया को। जो संयुक्त राष्ट्र सभा है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, मीन्स संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें 193 मीन्स 193 सदस्य देश हैं, वो देश रहते हैं। और इनका 75वां अब 17वां चलेगा, जिसमें अध्यक्ष के चुनाव के लिए अलावा संयुक्त राष्ट्र जो है, मीन्स जो सुरक्षा परिषद है, उसमें भी 5 अस्थायी सदस्य और चुने जाएंगे। मीन्स 5 तो पहले से ही हैं, और 5 अस्थायी सदस्यों की जो सीट खाली हुई है उसको यहां चुना जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं कुल सदस्य, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना, ये स्थायी सदस्य हैं। जबकि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। हर 2 साल में 5 अस्थायी सदस्य, मीन्स कुल 10 में से हर 2 साल में 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उन 5 सदस्यों के लिए क्या किया जाता है, चुनाव। अब यहां समझना भारत क्या करेगा, यहां पर समझना भारत क्या करेगा कि यहां पर जो क्षेत्रीय आधार पर अस्थायी सीटों का वितरण किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले हम इस कंप्लीट आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। यहां पर भारत 21-22 के कार्यकाल के लिए जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, उसका अस्थायी सीट जो है उसके लिए एकमात्र उम्मीदवार है इंडिया को खड़ा किया गया है। मीन्स इसके साथ में सामने कोई खड़ा नहीं हुआ है। और भारत की जीत इसलिए भी सुनिश्चित है क्योंकि क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए वह अकेला उम्मीदवार है। और नई दिल्ली की जो उम्मीदवारी है का सर्वसम्मति से पिछले साल जून में पाकिस्तान और चीन सहित जो 55 सदस्य हैं उन सभी ने इसका समर्थन किया था। मीन जो एशिया प्रशांत समूह है उसके 55 सदस्य हैं, उसमें से सभी ने इसका समर्थन किया है, इंडिया ने। अब और देखते हैं यहां पर अफ्रीका और एशिया प्रशांत देश हैं, उनमें 2 रिक्त सीटों के लिए जिबूती, भारत और केन्या दावेदार हैं। और इन तीनों दावेदार में से भारत और केन्या समर्थित दावेदार हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए रिक्त 1 सीट के लिए मैक्सिको का समर्थन किया गया है। वहीं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां समझना क्या है मामला पूरा। हमने कल भी इस पे बात की थी, कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ये जो 10 सीटें हैं वो क्षेत्रों के आधार पर बटी हुई है माय डियर फ्रेंड्स, क्षेत्रों के आधार पर बटी हुई है। यहां देखना, यहां पर जो 10 सीटें हैं उनका क्षेत्रीय आधार पर वितरण किया गया है कि इसमें से एशिया और जो अफ्रीका देश हैं उनके लिए 5 सीटें हैं, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनमें के लिए 1, और दक्षिण अमेरिका और कैरिबिया के देश के लिए 2, और पश्चिमी यूरोप के देशों अन्य देशों के लिए 2 सीटें निर्धारित है। मींस जो एशिया और अफ्रीकी देश है उनके लिए 5 सीटें निर्धारित है। और उसमें से भी जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए जो सीट थी वो अभी 1 सीट है, उसके लिए इंडिया लड़ रहा है। अब क्या होता है इसमें होता क्या है आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर सीटों को वितरण कैसे रहता है माय डियर फ्रेंड्स। यहां समझना, यहां पर 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। उनके पहले सदस्यों को क्या है 5 ग्रुप में बांट दिया गया, 5 ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5।
अब इन 5 ग्रुपों में जो 10 सीटें हैं अस्थायी सदस्यों की, उनको बांट दिया गया है अस्थायी। तो जब भी 2 साल बाद चुनाव होगा तो इनमें अगर ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उसमें से टोटल 10 सीटों को इनमें बांट दिया, किसी में 5 सीटें एक को ग्रुप को दी गई जो इंडिया पैसिफिक और अफ्रीका रीजन है, तो 5 सीटें। तो उसमें से अब एक सीट का जो चुनाव होना था उसमें से ये जो 55 देश हैं, अब इस ग्रुप में 55 देश हैं, पहले उसको सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा देश चुनाव लड़ेगा, तो इंडिया के ऊपर मोहर लगाई है सभी 55 देशों ने। अब ये 55 देश ने मोहर लगा दी। अब ये जो चुनाव का उम्मीदवार खड़ा हो गया इंडिया, अब चुनाव होगा जिसमें पूरे 193 देश शामिल होंगे और 2/3 एंड वोट मींस 2/3 बहुमत से अगर ये बहुमत पास एक हो जाता है पारित इंडिया की दावेदारी का, तो इंडिया अस्थायी सदस्य बन जाएगा और इंडिया बन भी गया है। आज ही न्यूज आई है कि इंडिया को चुन लिया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका ध्यान रखना कि इंडिया चुन लिया गया है। अब आगे देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट है पीएम केयर्स फंड। हमने पहले भी पढ़ा था कि पीएम केयर्स फंड जो है एक धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष क्या है, पीएम साहब। और कोरोना वायरस की अलावा अन्य कोई डिजीज है उनको ठीक करने में इसमें जो पैसा दिया जाएगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये है पीएम केयर्स फंड, इसका तो बारे में थोड़ा सा याद रखना, पीएम केयर्स फंड। अगेन पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 पर किसी भी टाइप की ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, सब सिंपल न्यूज है, पेज नंबर 6 पर हमने कल भी डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों को अच्छे से जानना है तो आप गलवान वैली कहां पर है, आप कल का न्यूज़पेपर देख सकते हो। लगातार हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि चीन ने पूरे गलवान सेक्टर पर अब दावा ठोक दिया है, इसी कारण मामला और ज्यादा उलझ गया है। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है। साथ में ही यहां पर याद रखना कि लद्दाख पर बुरी नजर रख रहे चीन और पाक को घेर रही नई सड़कें, जो हम सड़कें बना रहे हैं फास्टली, हमने कहा दौलत बेग ओल्डी, वो सब सड़कें बना रहे हैं, ये सभी सड़कों पर उतरा चीन के खिलाफ गुस्सा, ये सभी माल को बाइकआउट करने का। तो जैसे एग्जाम्पल याद रखना, आप इसको यहां से जोड़ सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखा होगा जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हिस्ट्री में एंड बहिष्कार आंदोलन मींस स्वदेशी और बाइकआउट जो मूवमेंट चला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां से यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो उसी तरह यहां पर भी एक मूवमेंट चला गया है जिसमें बहिष्कार जो स्वदेशी को अपनाया जा रहा है, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स और साथ में जो इंडियन प्रोडक्ट्स है मेड इन इंडिया, उस प्रोडक्ट्स को मेड इन भारत, मेड इन इंडिया, उन प्रोडक्ट्स को अपनाया जा रहा है लोग। और बहिष्कार में हम क्या कर रहे हैं, चाइनीज जो ऐप है, चाइना के जो ऐप है उनको लोग हटा रहे हैं, साथ में उनके सामान का भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप सभी जो पॉसिबल हो सके अपना जो योगदान दे सके तो आप भी इसमें योगदान देना। हमको वैसे भी प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि हमको क्या बनना है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में ये ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमें क्या करना है, हमारा जो इंपोर्ट होता है उसको हमको क्या करना है, कम करना है, मीन्स हमारा जो आयात होता है उसे हमें क्या करना है, कम करना है और हमें निर्यात बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इसमें एक प्रोजेक्ट था वोकल फॉर लोकल। तो इसको आप वोकल फॉर लोकल, इसको हिंदी में भी आप ऐसे लिखोगे वोकल फॉर लोकल। तो यहां पर प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि वोकल का मतलब बोलना और लोकल मतलब हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उनको हम बढ़ावा दें, उनका हम प्रसार करें पूरे देश में और विदेशों में भी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब गलवान वैली जो है उसके बारे में हम अच्छे से देखा है, गलवान वैली के बारे में हमने अच्छे से भी कई बार डिस्कशन किया है। यहां पर ध्वस्त करने होंगे चीन के नापाक इरादे, तो इन्होंने ब्रह्मचलानी साहब ने ये सब लिखा है। तो यहां पर जो है ढोंगी चीन का इलाज, तो ये जो लैंग्वेज जो लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं फिर आपको बता देता हूं, जो पेपर रहे दैनिक जागरण एंड द हिंदू, इन सब पेपर्स में ये डिफरेंस आता है कि इनकी जो लैंग्वेज रहती है ढोंगी चीन का इलाज, ये सब ऐसी लैंग्वेज है थर्ड क्लास लैंग्वेज, इस टाइप की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, ध्वस्त करने होंगे चीन के नापाक इरादे, लेकिन ढोंगी चीन, ये चीन, वो चीन, ये सब लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है। स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में एक इस टाइप का आपका झलकना चाहिए कि आप उस टाइप की बात करो जिसमें लगे कि आप डिप्लोमेटिक हो। किसी टाइप का पुअर टाइप की या थर्ड क्लास लैंग्वेज आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं हमसे मैच नहीं करता, थोड़ा सा याद
इस टाइप की लैंग्वेज आज एग्जाम में यूज नहीं करोगे। यहां पर जो ध्वस्त करने होंगे चीन के नापाक इरादे, इसमें क्या क्या कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद रखेंगे। यहां पर क्या क्या है, हमको पता है कि लद्दाख का जो गलवान एरिया है वहां पर जो घटना हुई है, जहां पर कई आर्मीज मारे गए हैं, उसके कारण ये घटना साफ है कि चीन अब तक अपने विस्तारवादी जो एजेंडा है उसकी बड़ी कीमत नहीं चुका था, तब तक अपने मौजूदा रवैये को नहीं छोड़ने वाला। चीन ने क्या किया है, चीन ने लद्दाख इलाकों में अतिक्रमण किया है, जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यहां पर समझना। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस दौर में आक्रामक तेवर बढ़ा रहे हैं जब दुनिया चीन को लेकर कोरोना वायरस को कारण जो महामारी फैली थी, उसमें जो चीन से निकले कोरोना, तो यहां पर कहा जा रहा है कि चीन के ऊपर कई बार ऐसा आरोप लगाया गया कि कोरोना वायरस वो चीन के द्वारा बनाया गया है। साथ में चीन का और क्या क्या प्रॉब्लम है, चीन के द्वारा जो हांगकांग, उसके बाद ताइवान से लेकर दक्षिणी एंड पूर्वी चीन सागर और हिमालय क्षेत्र, अब लद्दाख, वहां पर भी आक्रामक रुख दिखा रहा है। तो ये बड़ी इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक बड़ा जो प्रॉब्लम है, उसकी चीन की जो आक्रामकता है वो बढ़ती जा रही है, जो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी खराब है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, यहां कहा गया कि चीन, अब क्या हुआ कि पहले जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर था उसके बाद रसिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध था, लेकिन अब अमेरिका और चीन के शीत युद्ध भले ही अभी भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन यहां पर भारत और चीन के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर पूरा वर्ल्ड जो है वो शीत युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहां पर समझना, यहां पर माओ से तुंग था, उसने जो पुरानी चीन की व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया था, और देंग सियाओपिंग ने आधुनिक चीन की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी। वहीं अब जो शी जिनपिंग है, चीन की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यही इनका क्या है, विस्तारवादी नीति के पीछे क्या है इनका। सी के शासन वाले चीन की तुलना एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी से करना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें हिटलर कहा जाना ये तो गलत है। लेकिन फिर भी ये जो आक्रामक इनकी नीति है, आक्रामक नीति की अलग अलग एरिया में अलग अलग एरियाज को हड़प लेना वो कहीं ना कहीं क्या है, खराब है, कहीं ना कहीं खराब है। तो इसी को लेकर चीन का क्या है पूरा। साथ में यहां देखना, कोरोना महामारी, उसके बाद तिब्बत को हड़प लिया, और तिब्बत को जैसे हड़प लिया उसी की तर्ज पर हांगकांग को पूरी तरह हड़पने की बदनीयती दिखाकर अब क्या कर रहा है जो चीन क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में आक्रामकता की नीति अपना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, घातक हो सकता है। कोरोना महामारी ने दिखाया कि निरंकुश चीन जो है उसकी निरंकुश चीन की दुनिया को कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये जो महामारी है चीन की 9 साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं कि पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया जाए, पूरे वर्ल्ड पर सामान पहुंचा दिया जाए, उस पर पानी फेर सकती है। दुनिया की तमाम जो बीजिंग अपनी आर्थिक निर्भरता बढ़ा रहे हैं, अब विदेशी कंपनियां चीन से पलायन कर रही है, और साथ में अमेरिकी जो राष्ट्रपति उन्होंने भी कई तरह के यहां प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। साथ में ही यहां पर देखना कि भारत की सीमा से जो तिब्बत लगती थी, लेकिन भारत की सीमा से तो तिब्बत लगती थी पहले, लेकिन 1951 में तिब्बत को हड़प लिया किसने, चाइना ने। तब से चीन ने जब भी भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है तो देश में कुछ लोगों ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिया का सपोर्ट करना है ऐसी जगह। हमें जो गलती है वो ज्यादातर यहां किसकी है, चाइना की। यहां पर फिर देखना आगे क्या लिखा हुआ है। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि 2013 में जब मनमोहन साहब थे तब भी चीन ने लद्दाख के जो देपसांग जो क्षेत्र है वहां पर घुसपैठ की थी। जो आज गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो पहले उस समय गवर्नमेंट क्या सो रही थी। तो ये थोड़े बेकार की बातें हैं जो गवर्नमेंट अब पूछती है, लेकिन उसके मामले में कोई नहीं है। और साथ में चीन को खुश करने के लिए भारत ने क्या किया था, चीन को खुश करने के लिए भारत ने 2 साल तक पहले दलाई लामा और निर्वासित सरकार के दर्जे को बदल दिया। यहां पर जो हिमालय क्षेत्र है, चीन के नापाक मंसूबे से निपटने के लिए भारत को क्या है, तिब्बत की निर्वासित सरकार को ढाल बनाकर उसका लाभ उठाना चाहिए। अब जो भारत क्या निर्वासित जो सरकार थी, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार, वहां से हटकर कहां अभी शरण ली हुई इंडिया में। और यहां पर चीन को खुश करने के लिए इंडिया ने क्या किया था, 2 साल तक दलाई लामा और निर्वासित सरकार के दर्जे को बदल दिया था, लेकिन अब वापस उसको दर्जा दे दिया गया है। चीन, लेकिन चीन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमने क्या किया था, जो तिब्बत से जो लोग आ गए थे उनको शरण देती थी, उसी को लेकर तिब्बत चिढ़ गया था। और यहां पर
यहां पर 1962 में अब ही उभर रहे थे, फिर भी सिक्किम और जो तिब्बत की सीमा पर हमने चीन को करारा जवाब भी दिया था जब 1962 का वार हुआ था तब हमने। और यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आज सरकार में किसी लच्चर गठबंधन की सरकार नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट इंडिया ले सकती है। तो इन सभी को लेकर हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स कि क्या क्या प्रॉब्लम है चीन को लेकर। तो मैप के साथ हमने पहले ही डिस्कशन किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अमेरिका पर हावी होता वामपंथ, कोई काम की न्यूज नहीं है, नो नीड टू रीड, ऐसा कुछ भी नहीं है, वामपंथ वहां पर हावी नहीं है। वहां पर जो एक व्यक्ति मारा गया था जॉर्ज फ्लॉयड, उसको लेकर वहां पर क्या हुआ, पूरा वहां पर आंदोलन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि वहां वामपंथी आ गई, वामपंथ वगैरह इंडिया में ज्यादा चलता है। सो कहीं किसी भी देश को ऐसे ठहराना गलत है। नागरिक अधिकार बने स्वास्थ्य सेवा, हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया कि जैसे ही कोरोना वायरस तेजी से बढ़ा है, तो हमें जो स्वास्थ्य सेवा है उसको लेकर हमें क्या है, याद आई है। हमें पता है कि 16 जो आर्टिकल 21A है उसके तहत जो शिक्षा है उसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उसी तरह कहा गया है कि अब किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा नहीं मिलती है, मींस 14 साल तक किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकता है और शिक्षा ले सकता है, किससे, गवर्नमेंट से। लेकिन ऐसा अभी स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं है। अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अगर नागरिक अधिकार बन जाए, अगर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, तो फिर गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनेगी कि इसे क्या किया जाए, बहाल किया जाए, गवर्नमेंट सुविधा प्रदान करे लोगों को। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आप विदाउट पीडीएफ के आप दैनिक जागरण जो है उसको पढ़ सकते हो, दैनिक जागरण को पढ़ सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए, उसको आप जाके देख लेना। उसमें वीडियो है कि दैनिक जागरण को कैसे पढ़े हम 5 AM को। तो अब आप पीडीएफ के चक्कर में ना रहे माय डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ के चक्कर में ना रहे। पीडीएफ ऑफ फाइनल सॉल्यूशन नहीं रहा है, आप 5 बजे ही एक पूरा आ जाता है। मैंने बताया था कि दैनिक जागरण ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसमें मैंने सेटिंग्स बताई थी पूरी की सेटिंग्स को कैसे चेंज करना है। उन सेटिंग्स के आधार पर आप डायरेक्टली जैसे आप पीडीएफ को पढ़ते हो आसानी से, वैसे ही आप दैनिक जागरण को विदाउट एनी टेंशन के 24 आवर्स पीछे एक सप्ताह जाकर भी आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हो। इसलिए आप उस मेथड को फॉलो करें माय डियर फ्रेंड्स। G7 में भारत की धमक, अब क्या हुआ, G7 में धमक क्या होगी ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन हम ये समझते हैं G7 में इनवाइट किया गया है इंडिया को सदस्य बनने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि G7 है क्या। तो यहां पर देखो G7 कंट्रीज क्या है, ग्रुप 7, ये एक इनफॉर्मल मींस अनौपचारिक संगठन है। मींस कोई तामझाम ज्यादा इसका नहीं है कि इसका सचिवालय हो, ये सब बातें नहीं है। एक होता है फॉर्मल ग्रुप, जैसे यूनाइटेड नेशन जिसमें बहुत सारे नियम कायदे चलते हैं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है जहां ज्यादा नियम कायदे नहीं चलते। इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट है और कनाडा है। और G7 कब आया, जब 1973 में क्राइसिस आ गया, ऑयल क्राइसिस। क्या हुआ था 1973 में, अरब देश जो है, अरब और इजराइल के बीच में वार छिड़ गया, और जो देश इनको सहायता कर रहे थे इजराइल को, तो उनको लेकर जो पूरा ऑयल सप्लाई थी अरब देशों के द्वारा वो रोक दी गई। तो ये जो देश थे बाकी, इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करते थे। उसी को लेकर अब ये ग्रुप बन गया कि आने वाले समय में ऑयल सप्लाई जो है ना रुके, तो इन्होंने ग्रुप बना लिया। यहां पर 1997 में जो रसिया था वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गया, तो इसका नाम पड़ गया G8। लेकिन आगे क्या हुआ कि जो रसिया था, रसिया ने क्या किया, जो क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, उसको 2014 में अपने में मिला लिया। इसीलिए G8 से इसको बाहर कर दिया। तब से इसका नाम क्या हो गया, G8 से क्या हो गया, G7, क्योंकि रसिया को बाहर कर दिया 2014 में। अब यहां पर समझने वाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं कि अगर G7 की बात करें तो इसमें जर्मनी है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। अगर G8 था तो उसमें क्या था शामिल, G8 में यहां पर रसिया भी शामिल था, और G20 में ये G8 के तो शामिल है ही, उसके अलावा तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना,
ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम इंडिया जो है वो किसका पार्ट है? अभी इंडिया यहां पर G20 का पार्ट है, G20 का पार्ट है, लेकिन G7 का भी पार्ट नहीं है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है कि G7 को अब G11 बनाने की बात हो रही है। तो यहां पर G11 बनाने की बात हो रही है और यहां पर 3 देशों को इन्वाइट किया गया है, 3 देशों को इन्वाइट किया गया है, जिसमें एक है इंडिया, रसिया को वापस इन्वाइट किया गया है, इंडिया, रसिया एंड यहां पर साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी चारों देशों को वापस यहां बुलाया गया है ताकि अब G7 को यहां G11 बनाया जा सकता है। उसी को लेकर है कि इंडिया जब G11 में आ जाएगा तो इंडिया की भी धाक बन जाएगी। तो अब धाक क्या बनेगी वो सब देखेंगे फ्यूचर में, कि होने के बाद जब ये शामिल होगा, इसकी मीटिंग होगी, तब कई तरह के मुद्दे आएंगे सामने, तब जाकर हम इस आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। पेज नंबर 10 पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम देखते हैं कौन सी न्यूज है। तो पेज नंबर 10 पर हमारे लिए यहाँ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 11 पर यहां पर अमेरिका में क्या हुआ है, जो पुलिस सुधार है वो हो गए हैं। पुलिस सुधार जो वहां पर एक एसवेत हत्याकांड हुआ था, उसी को लेकर पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति मारा गया था, जॉर्ज फ्लॉयड, उसी को लेकर यहां क्या किया गया है, अब पुलिस सुधार किए गए हैं। अमेरिका ने और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए सीरिया में क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर असद सरकार है, तो सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए अब अमेरिका ने, आर्थिक प्रतिबंध, क्योंकि जो वहां पर गवर्नमेंट चल रही है असद सरकार, वो गवर्नमेंट जो है वो रसिया के सपोर्ट कर रही है, रसिया उसको सपोर्ट कर रही है, जबकि अमेरिका उसको क्या कर रही है, अमेरिका उसको विरोध करती है, और इसलिए अमेरिका ने उसके कई तरह के क्या लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध। एक जो इंपॉर्टेंट है यहां पर यह है उइगर मुसलमान कहां से संबंधित है, जो हमने देखा था उइगर मुसलमान कहां है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट कि उइगर मुसलमान कहां पर है, जो चाइना है, चाइना का जो ये एरिया है, चाइना, इसी को बोल रहे हैं हम सिनजियांग प्रांत। अगर हम बात करें यहां पर चाइना का पूरा, यहां पर ये पूरा चाइना है, चाइना का ये पूरा बॉर्डर है ऊपर अगर देखें तो यहां पर जो अगर हम देखें ये वाला जो एरिया है, यहां पर सिनजियांग प्रांत, यहां पर काफी मात्रा में उइगर मुसलमान है, उनको चाइना दबा कर रखता है, उनके लिए अलग अलग घर बना रखे हैं, उनके लिए हिरासत केंद्र बना रखे हैं जिनमें उनको हिरासत में रखा जाता है, क्योंकि वो चाइना के विरुद्ध, चाइना जो उनको डरा के रखता है, धमका के रखता है, उसके विरुद्ध कई बार वो उग्रवादी गतिविधियां करते हैं। तो उइगर मुसलमान डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कहां से संबंधित है। उसके अलावा अब चलते हैं पेज नंबर 13 पर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, हमने जो टिड्डियां थी, जो टिड्डी मध्य प्रदेश को लेकर छत्तीसगढ़ तक टिड्डियों का हमला पहुंच गया, हमने देखा था कि कहां से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से निकलती है, उसके बाद यमन और सऊदी अरेबिया को पार करते हुए ये ईरान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को पार करते हुए इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया में जो वेस्टर्न हमारा पार्ट है राजस्थान का, वहां से पार्ट करते हुए अभी तक कहां तक पहुंच गई, छत्तीसगढ़, मींस वेस्ट से कहां पहुंच गई, ईस्ट की साइड में पहुंच गई है। तो ये सभी हमने पहले भी पढ़ा था मैप के द्वारा, तो इतना अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। यहां पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं जिसका हम डिस्कशन करें। यहां पर सब सिंपल न्यूज है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए खोजी एंटीबॉडी, लेकिन अभी 100% सही नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का न्यूज़पेपर था उसका हमने डिस्कशन किया है। तो आप धीरे धीरे नोट्स मेकिंग करें, जो मैंने डायग्राम बनाए, ये जो यहाँ पर डायग्राम लिखे हुए हैं, उन सभी का यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उतार सकते हो कि कैसे, कहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, कहाँ पर चाइना है, कहाँ पर डोकलाम है, कहाँ पर 5 फिंगर पॉलिसी, हमने पहले बात की थी कि 5 फिंगर पॉलिसी में अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, यहाँ पर नेपाल और लद्दाख वाले इलाके को चाइना अपना बताता है, कहाँ पर अक्साई, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, गिलगित पीओके वाला पार्ट कहाँ है, एलओसी कहाँ है, एलएसी कहाँ है, गलवान घाटी कहाँ है, हॉट स्प्रिंग कहाँ है, पेंगोंग सो लेक कहाँ है, ये सभी, अक्साई चीन कहाँ है, हम रोड कौन सी बनाया, यहाँ पर हमने कौन सी रोड बनाई, रोड का नाम क्या है, ये सभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। डोकलाम में 2017 में हुआ था, तो डोकलाम के सिक्किम का कौन सा पार्ट, अभी पहले जब यहाँ पर हुआ था डोकलाम भूटान में, अभी सिक्किम में कहाँ हुआ, नाकुला रीजन, तो ये सभी पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में डायरेक्टली। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ये G7, G8, G20 कौन कौन से देश है, यहाँ से डायरेक्टली आप नोट्स बना सकते हो। कभी भी आपकी स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा,
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज पूछता है और जो आपके स्टेट पीसीएस उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कौन सा देश शामिल है या नहीं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू।